हाँ जी बच्चे, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम रिवीजन सेक्शन में रिवीजन करेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th चैप्टर के नोट्स या किसी भी डाउट के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, विमल सर। चलिए बेटा, बात करते हैं। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग उस बच्चे को ज्यादा अच्छा से समझ में आता है जिस बच्चे का पीरियोडिसिटी का बेस अच्छा है, जिस बच्चे को एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब की नॉलेज है। केमिकल बॉन्डिंग उसकी अच्छी हो जाती है। अब मैंने पीरियोडिसिटी में भी एक बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से भी ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। तो उस टॉपिक को तो अच्छे से डील कर लेना, क्योंकि बहुत काम आता है। 11th में 12th में भी बहुत काम आता है। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम सबसे पहले जाएं तो लुईस सिंबल, लुईस स्ट्रक्चर, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन बनता है फॉर्मल चार्ज के ऊपर। आज की क्लास में मैं आपको फॉर्मल चार्ज डायरेक्ट भी निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट भी सिखाता हूं। पर लुईस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं सारे तो नहीं करा पाऊंगा। आई विल पिक एनी टू और कुछ क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप कर सकते हैं घर जाके। ठीक है, क्योंकि सारे कराना तो बड़ा मुश्किल है ना। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया होगा मेरा, आपका लुईस स्ट्रक्चर वाला, तो पूरे लेक्चर में ये टॉपिक किया था। आज एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कराने हैं, तो अंतर तो है ना बच्चों। देखिए, हम दो की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक कार्बोनेट को ले लेते हैं, एक नाइट्रेट को या नाइट्राइट को, ओजोन को। दो को ले लेंगे, चलो तीन ले लेंगे। चलो पहले कार्बोनेट की बात करते हैं। आपने क्या करना होता है लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में? आपने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार होते हैं। वैलेंस, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2,4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। इसमें 6 × 3 -2 है, तो क्या कर देंगे आप? टोटल कितने हो जाएंगे? अब आपने 24 इलेक्ट्रॉन इन चारों में बांटने हैं। इसके अंदर कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है। इसके अराउंड ऑक्सीजन आएंगे। मैं आपको दूसरे तरीके से सिखा दूंगा, उसी तरीके से सिखाऊं जो आपको सीबीएसई में सिखाया। चलो मैं प्रॉपर सीबीएसई में सिखा के उसी से सिखा देता हूं। इसके अराउंड आपने 3 ऑक्सीजन एटम लगाने हैं और पहले बाहर वालों का ऑक्टेट पूरा करना होता है। बाहर वालों का, अंदर वाले का ऑक्टेट हम बाद में भी पूरा कर लेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास 8 3 24 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब और नहीं बचे, इसी में से जो करना करना है। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6। इसके अभी ऑक्टेट पूरा होने में 2 इलेक्ट्रॉन कम है। आप किसी भी एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लो, किसी भी, जिससे मन करे उससे 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लो। मान लो आपने इसके 2 इलेक्ट्रॉन उठा लिए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां डाल दो। अब आप देख सकते हो इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है, 2 4 6 8। इसका भी ऑक्टेट तो पूरा ही है ना, 2 4 6 8। इनका तो वैसे ही पूरा था। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। समझ में आ गया कैसे बनाया? आपको एक और बना के दिखा देता हूं, नाइट्रेट का भी सिखा देता हूं। नाइट्रेट, चलो नाइट्रेट का तो कार्बोनेट जैसे ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 24 आते हैं। तो आपको नाइट्राइट का करा देता हूं। नाइट्राइट का, नाइट्रेट होता है NO3-, नाइट्राइट होता है NO2-। एन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कैसे कर रहा हूं, आप इतना दिमाग लगाओ। नंबर 7 होता है 2,5, 6 to the 12, माइनस है तो प्लस कर दो।
अब आपने क्या करना है, नाइट्रोजन के अराउंड 2 ऑक्सीजन एटम रखने हैं। पहले इनका पेट भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे सिखा रहा हूं ऐसे दिमाग लगाना, अपना दिमाग मत लगाना। 8 और 8 16 हो चुके हैं। 16 बचे थे टोटल 18, दो बच गए। जो दो बच गए इसको दे दो सेंट्रल एटम को। अब आप देखेंगे इस इधर ऑक्टेट पूरा है, इधर ऑक्टेट पूरा है। इसके पास गिनो 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 हैं। तो अब वही बात है, किसी एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लो, किससे भी 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेके शेयर करवा दो। ये लो, मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिए और मैंने वो इलेक्ट्रॉन से यहां 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना दिया। अब इसका भी ऑक्टेट पूरा 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा 8 दिखाता हूं, 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा 8। तो ये नाइट्राइट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। मैंने आपको कहा था 3 करा दूंगा, चलो एक तीसरा भी करवा देता हूं। ओजोन तीनों इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही करा देता हूं। 6 3 18 है, तो ऑक्सीजन के अराउंड 2 ऑक्सीजन लगा दिए, एक ओ के अराउंड 2 O। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16, दो बच गए। जो दो बच गए इसको दे दिया, 18 खत्म हो गए। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। अब किसी एक, मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन उठा लेता हूं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पर मैं शेयरिंग कर देता हूं। ये लो, अब इसका भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्राई करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्राई करेगा, HNO3 का ट्राई करेगा। ये उसका छोटा सा होमवर्क हो जाएगा। आ जाओ, अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। मैं पहले पेज पे जगह छोड़ के आया था फॉर्मल चार्ज को लेके। देखो, फॉर्मल चार्ज अगर आए, फॉर्मल चार्ज अगर आपको आए तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला एक बार लिखना, वैल्यू सब में डायरेक्ट पुट कर देना, और फॉर्मल चार्ज वही निकाल सकता है जिसको ये इलेक्ट्रॉन डॉट सही आता है। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट गलत किया तो फॉर्मल चार्ज तो डेफिनेटली गलत होना ही होना है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा लिखना है, मैंने तो वीई लिख दिया, आप ये काम मत करना। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला एक ही बार लिखना। हाँ जी, सॉरी, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, यही तो लिखा था। अच्छा, ठीक है, आओ देखते हैं, पहले फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। आप क्या करना, फॉर्मल चार्ज ऑन 1, फॉर्मल चार्ज ऑन 2, फॉर्मल चार्ज ऑन 3, फॉर्मल चार्ज ऑन 4। आप एटम की लेबलिंग कर देना, जैसे 1 2 3 4। एटम की लेबलिंग कर देना, टीचर को पता चले बच्चे ने क्या से कहा फॉर्मूला पुट किया, किसका निकाल रहा है बच्चा। 1 ये रहा, 1 सॉरी 1 ये रहा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ओ के पास, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6। लोन पेयर वो होता है जो बॉन्ड नहीं बना रहे होते, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, अब ये ओ एक ही तो बॉन्ड बना रहा है और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, 1 2, तो आंसर कितना आ गया, -1। ऐसे ही 2 में वैल्यूज पुट करेंगे, -1 आएगा। 3 में वैल्यूज पुट करेंगे, 3 का थोड़ा डिफरेंट है तो मैं करा देता हूं। 3 में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ओ में 6 होते हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर 1 2 3 4, 4 दिख गया होगा आपको, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितना आ गया, 0। ऐसे फॉर्मल चार्ज ऑन 4, पर फोर्थ जो है कार्बन एटम है। कार्बन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, लोन पेयर। कार्बन पे ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो लोन पेयर बना रहा हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर
1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? अब मैं डायरेक्ट निकालना सिखा दूं, डायरेक्ट भी आना चाहिए। देखो, आप थोड़ी सी चीज ये समझो, ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? याद करो, ओ डबल बॉन्ड होता नहीं होता? इतनी तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आ चुके हो आप। अरे इतनी तो 10th क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में करा दी होगी आपको। 10th क्लास में तो थे थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। तो ओ में ओ कितने बॉन्ड बना रहा होता? ओ डबल बॉन्ड ओ नहीं बना रहा होता? तो ओ नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? दो। नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? तीन। कार्बन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये इनके नॉर्मल बॉन्ड्स हैं जो बनाने हैं इन्होंने। अगर आपको लगे ओ के बॉन्ड दो से ज्यादा हैं, अगर आपको लगे ओ के बॉन्ड नॉर्मल से ज्यादा है, तो आप ओ को +1 कर देना। मतलब दो से ज्यादा एक है। अगर आपको लगे ओ नॉर्मल से कम बॉन्ड बना रहा है, मतलब बनाता नॉर्मली कितने है ओ? दो। और आपको लगे ओ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो फिर उसका फॉर्मल चार्ज -1 हो जाएगा। अब जिस बच्चे को यह बात समझ में आ गई ना, उसको नीचे की बात बताने की जरूरत नहीं है। बताऊं क्यों? नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? तीन। जब तीन से ज्यादा बनाएगा तो +1, जब तीन से कम बनाएगा, लॉजिक समझ में आ गया? आओ आपको दिखा देते हैं, अभी आपको दिखा देते हैं। आपको कुछ और तो कमाल हो गया, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, पर एक बार फॉर्मूला पुट कर देना, सीधा लगाए ना फॉर्मूला चार्ज ऑन वन दिस, टू पे इतना, तीन में इतना, चार में इतना। टीचर को कहना मैंने मन में कर लिया था सारा क्वेश्चन, मन में फॉर्मूला पुट कर दिया था। और देखते हैं ओ यहां पे कितने बॉन्ड मारा, चेक करो। एक। बनाता कितने हैं? दो। दो से कम बना रहा है, -चार्ज। समझ में आ गया? तो फॉर्मल चार्ज ऑन वन इज -। ये कितने बॉन्ड बना रहा है? एक। बनाता कितने हैं? -चार्ज। ये कितने बॉन्ड बना रहा है? दो। बनाता कितने हैं? 0 चार्ज। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? चार। बनाता कितने हैं? 0 चार्ज। खत्म। और दिखाते हैं, अगले क्वेश्चन में दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। ओ कितने बॉन्ड बना रहा है? -1। ओ यहां कितने बॉन्ड बना रहा है? दो ही बनाता है, कोई चार्ज नहीं। एन यहां कितने बॉन्ड बना रहा है? तीन। और तीन ही बनाता है, काम खत्म। लॉजिक क्लियर हो गया? डायरेक्ट कर लोगे, पर फॉर्मूला तो एक बार बना के आओगे। और एक और दिखाता हूं, ओजोन। अब जो बच्चा ओजोन को बनाएगा तो यूं बनाएगा, उसको पता है। और ओजोन को मैं डायरेक्ट बना देता हूं, अपने आप इतनी प्रैक्टिस करो। आ जाओ, इसमें भी 16 होते हैं, इसमें भी 16 होते हैं, सेम बनेगा। ओजोन पीछे बनाया तो है मैंने, ये लो बनाया तो है मैंने। आओ इसमें दिखाता हूं। ओ कितने बॉन्ड बना रहा है? दो। कोई चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर। ओ यहां कितने बॉन्ड बना रहा है? तीन। लिमिट से ज्यादा। ओ कितने बॉन्ड बना रहा है? लिमिट से कम। क्या दिक्कत है? डायरेक्ट कर लोगे? अब एक और मैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आ जाओ। अब इसके अंदर देखते हैं, ओ कितने बॉन्ड बना रहा है? एक। ओ कितने बॉन्ड बना रहा है? क्लियर होगी बात? बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड, आना जरा। ओ कितने बॉन्ड बना रहा है? तीन। और कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? समझ में आ गया जी? डायरेक्ट कर लेंगे, आगे बढ़े। फॉर्मल चार्ज खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से इतने खास क्वेश्चन बनते नहीं है, पर मैं आपको फटाफट एक क्विक रिवीजन दे देता हूं आयनिक बॉन्ड के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच it is a type of bond which is formed by the complete transfer of electron from one atom to another. ionic bond, ionic bond की फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस किस पे डिपेंड करती है? नंबर एक, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि
एटम में इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को हायर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए? लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड वो कहेगा मैं जल्दी बनाऊंगा जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरे बच्चों, मैं आपको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डिटेल नोट्स के लिए तो आप मेरे नोट्स में आपको पता है सर ने कितने अच्छे आंसर लिखे हुए। सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कम आयनाइजेशन एंथैल्पी से, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसी इलेक्ट्रॉन ने तो दूसरे एटम में जाके गेन होना है, तभी तो कंप्लीट ट्रांसफर बनेगा, गेन होना है। तो गेन होने को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी जो चेंज होती है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, मैंने लास्ट क्लास बताया था, एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है इसका मतलब न्यूक्लियस ने आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करी है। अगर एनर्जी कम रिलीज हो रही है तो इसका मतलब न्यूक्लियस ने आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्शन करी है। तो अब हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट करे, तभी तो आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा। अगर अच्छे से अट्रैक्ट करे तो एनर्जी रिलीज ज्यादा करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी? ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी, तभी तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने एटम का हिस्सा बना पाएगा वो। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी। क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई इसका मतलब न्यूक्लियस ने आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करवाई होगी। अब कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है कि भैया कटायन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अनायन इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बताओ सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? ग्रुप 1 मेटल्स की होती है, नहीं होती है? तो ये सबसे ज्यादा टेंडेंसी आयनिक बॉन्ड कौन बना रहे हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किनकी होती है? ग्रुप नंबर 17 की, हैलोजेंस की। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इधर से अल्कली मेटल, इधर से अल्कलाइन अर्थ, सॉरी इधर से अल्कली मेटल और इधर से हैलोजेंस, सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं मिलकर एक दूसरे के साथ, क्योंकि अल्कली मेटल ने इलेक्ट्रॉन देना है, हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन लेना है। तो आयनिक बॉन्ड बड़ा अच्छा बन जाता है इनके बीच में। NaCl, NaBr, NaI, KCl, KBr, Ki, सारे आयनिक बॉन्ड्स हैं मेरे बच्चों। क्लियर होगी बात? तीसरा, लैटिस एंथैल्पी। जब कटायन और अनायन की आपस में अट्रैक्शन होती है उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो हम चाहते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करें। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कर दी तो कटायन और अनायन एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, नहीं रहेंगे? तो आयनिक बॉन्ड अच्छा माना जाएगा। और अच्छे आयनिक बॉन्ड के लिए इनका अट्रैक्शन करना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा होना जरूरी है, यानी कि लैटिस एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? हाई या लो? हाई। तो आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर। एक्सप्लेन कर देना, मेरे नोट्स में प्रॉपर जेन्युइन आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स। आप पूरा आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके दम पे, 3 नंबर मिल जाएंगे, 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दोगे तो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है बॉन्ड पैरामीटर्स का। मैं एक बात बताऊं, हालांकि अगर आप मेरे नोट्स में या मेरे वीडियो लेक्चर में जाओगे ना तो उसमें मैंने लैटिस एंथैल्पी किन किन बातों पे डिपेंड करती है वो भी करा रखा है। कोई जरूरत नहीं है, मत करना, सिलेबस में नहीं है। बच्चा एनसीईआरटी खोल के बैठा वो चेक कर सकता है, लैटिस एंथैल्पी के फैक्टर डिपेंडिंग है ही नहीं सिलेबस में। मिल जाए तो बता दियो भाई। आगे बढ़े। अब वो छोड़ दो, क्या है वो जाके वीडियो लेक्चर से देख लो, मैं अब यहाँ नहीं बताऊंगा, ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है? पर मेरे नोट्स में है लैटिस एंथैल्पी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, छोड़ सकते हो फॉर द टाइमिंग। टर्म एग्जाम होते मैं कहता कर लो, अभी आप फटाफट रिवीजन के अंदर छोड़ सकते हो। बॉन्ड पैरामीटर, सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर में आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ 2 बॉन्डेड न्यूक्लियस। 2 बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस से डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। डेफिनेशन, हाँ, अगर एटम छोटा होगा तो उसकी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी, अगर एटम लार्जर साइज होगा उसकी हायर। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं।
एटम बड़ा होगा तो उसका बॉन्ड भी बड़ा बनेगा, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो HF का बॉन्ड छोटा है HCl से क्योंकि Cl बड़ा है। HCl का बॉन्ड HBr से छोटा है क्योंकि Br का साइज बड़ा है। HI का बॉन्ड H, तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। इसके बाद सेकंड पैरामीटर आता है बॉन्ड एंथैल्पी का। एक बॉन्ड जो दो एटम के बीच में बन गया है, उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। अब देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी किस बात पे डिपेंड करेगी। अब आप खुद सोचो, ये छोटे एटम है और ये बड़े एटम है। बड़े एटम है तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, छोटे हैं तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब जितना कम डिस्टेंस होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी डोमिनेट करती हैं। आप 12th क्लास में जाओगे ना, 12th क्लास में फिजिक्स में पहला चैप्टर उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स के पहले चैप्टर में ही आपको फॉर्मूला करा दिया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। तो वहां पे आप देख सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यानी कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स, अब वो बात यहां लगाओ ना, यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या लग रही है, कम, आर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रो फोर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों। और यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ रही है तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों। तो हम एक सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि हायर द बॉन्ड लेंथ लेसर द बॉन्ड एंथैल्पी। तो अगर आपको एटम्स के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बॉन्ड एंथैल्पी को अरेंज करना आ गया, तो इसमें सबसे हायर बॉन्ड एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, HF की, followed by HCl, then HBr. This is increasing order of bond एंथैल्पी। बात समझ में आ गई नहीं? अरे बोलो, आगे चलते हैं। हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बोलो, ज्यादा होगी। तो हायर द बॉन्ड एंथैल्पी हायर द स्टेबिलिटी। तो अगर आपको पूछा जाए इनमें से हायर थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, आप कहना HF की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, HI की थर्मल स्टेबिलिटी लीस्ट होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, हालांकि 11th क्लास में कोई टीचर पूछेगा नहीं, पर कुछ नहीं पता चलता कि टीचर किस सोच से पेपर बना रहा है। कि कई बार सोच ऐसी होती है कि मैं कोई खतरनाक सा क्वेश्चन डाल दूं, बच्चों को कंफ्यूज कर दूं। आओ एक क्वेश्चन कराता हूं, सेम क्वेश्चन, CBSE में आने के लीस्ट चांस हैं, पर अगर आप JEE नीट का पेपर उठा के देखोगे, आपको हर 2 साल 3 साल में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन कराता हूं, जैसे F2 Cl2 Br2, 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। आपसे पूछा होगा कि इनमें से हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है, 4 ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। और अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया है तो आप जितने मर्जी धुरंधर बच्चे हो नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे, क्योंकि इसमें एक ऐसी बात है जो आपको पता ही नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन को स्कूल के पेपर में पूछने की कोई सेंस नहीं बनती। पर फिर भी एक बच्चा दिखा था, उसके पेपर में आया हुआ था, तो इसलिए मुझको लगा कि मैं आपको भी करवा दूंगा। शायद मैंने CBSE के बैच में नहीं कराया आपको क्वेश्चन। और जो बच्चे आप में से ऐसे हैं जो JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं, भाई इस आंसर को कर लेना। और दिखाता हूं, आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे बॉन्ड एंथैल्पी में अरेंज करना है, बॉन्ड एंथैल्पी में अरेंज करना है सर, F का साइज छोटा है तो FF बॉन्ड सबसे छोटा होगा। चलो बॉन्ड लेंथ में पहले अरेंज करके दिखाता हूं, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है, बॉन्ड लेंथ का तो ऑर्डर समझ आ गया ना आपको। फिर ये ऑर्डर किसका लग रहा है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब जो बच्चा इसको अप्लाई करेगा कहेगा कि बॉन्ड एंथैल्पी F2 की सबसे ज्यादा, बच्चा कहेगा बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा F2 की। फिर एक बच्चा बैठा है
उसको लग रहा है F2 में टक्कर है Cl2 की ज्यादा होगी। ओ भाई तुमसे भी धुरंधर बैठे हैं पेपर बनाने वाले, उसको पता बच्चा Cl2 पे टिक करेगा। आप हेरा तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा Cl2 की होगी? अब बताओ सेकंड हाईएस्ट किसकी होगी? नहीं है, सेकंड हाईएस्ट इज Br2, देन F2 एंड लीस्ट इज I2। अभी रीजन बता रहा हूं, वेट कर लेना क्योंकि बच्चे पहले ही बोल पाते सर कारण। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि अगर पूछता इसमें से मैक्सिमम किसकी है, मैक्सिमम Cl2 की है। क्या आप सोच सकते थे ऑर्डर ये होगा? क्या नीट के बैच में कराया हुआ है? करा दिया सीबीएस पे नहीं कराया मैंने, बच्चे नहीं कराया। इनको एंट्रेंस के बैच में करा देगा तो भी नहीं कराया होगा मैंने, है ही नहीं। चलो छोड़ो, पहले ये बात समझ में आ गई। कारण दे दूं इसका? कारण सुनो, आपको लग रहा होगा सर F2 का बॉन्ड तो बहुत छोटा है सर, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। एक्चुअली F जरूरत से ज्यादा छोटा है। याद है लास्ट क्लास में मैं क्वेश्चन करा रहा था इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी F की कम क्यों थी, तो उसमें एक शब्द बोला था ड्यू टू हाईली कॉम्पैक्ट साइज ऑफ F एटम, यानी कि F बहुत छोटा होता है। जब F बहुत छोटा तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी बहुत छोटी होगी। अब ये बेचारा इतना छोटा हो जाता है कि इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर बड़ी पास आ जाते हैं। तो इस एटम के लोन पेयर और इस एटम के लोन पेयर में आपस में क्या होने लगती है? रिपल्शन। ड्यू टू दिस रिपल्शन ये एटम दूर भागने की कोशिश करते हैं, और जब एटम दूर भागने की कोशिश करेगा तो बॉन्ड बताओ स्ट्रांग हो जाएगा वीक हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो F2 बॉन्ड वीकर हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, क्लियर हो गया? ऑर्डर क्या? अब F2 का बॉन्ड कितना वीक हो गया? Br2 से भी वीक हो जाता है, इसलिए बच्चा गैस नहीं कर पाता। तो बच्चा गैस करता है तो कहते हैं यार Cl2 का चक्कर होगा, मैं F2 को सेकंड हाईएस्ट कर देता हूं, F2 थर्ड हाईएस्ट है। लॉजिक क्लियर हो गया? बॉन्ड एंथैल्पी याद हो जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी के बाद कौन सा ऑर्डर आता है जल्दी बोलेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स। एक बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1। दो बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3। बॉन्ड, तो number of covalent bond present between two bonded atoms of same kind or different kind is known as bond order। और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड तो फोर्स होती है, तो अगर बॉन्ड एक है तो सिंगल फोर्स, बॉन्ड दो है तो डबल फोर्स, तीन है तो ट्रिपल फोर्स। जब ट्रिपल फोर्स हो जाएगी तो एटम पास नहीं आ जाएंगे। जब एटम पास आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम नहीं हो जाएगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, यानी कि जिसमें जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। और अब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी भी तो क्या हो जाएगी उसकी, यानी कि हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर द स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी भी पीछे तो रिलेशन करा के आऊंगा जिसमें यहां डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा। अब जैसे F2 बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 बॉन्ड ऑर्डर, N2 बॉन्ड ऑर्डर, वो आपको देख ही लिया होगा, N 3 बॉन्ड बनाता है, वो 2 बॉन्ड बनाता है, और हैलोजन 1 बॉन्ड बनाते हैं। लॉजिक याद आ गया? अरे फॉर्मल चार्ट, अब इनका फॉर्मल चार्ट कितना होगा? 0 0 0, क्योंकि अपनी नॉर्मल टेंडेंसी जितना बॉन्ड बना रहे हैं। आओ अब बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, तो N2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम हुई नहीं हुई? आओ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बॉन्ड ऑर्डर 1 2, तो अल्काइन का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, अल्कीन और अल्केन, तो दिस इज इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं बच्चों, आप तो ऑर्गेनिक पढ़ा है, ऐसा तो नहीं आप ऑर्गेनिक भूल गए हो? हाइड्रोकार्बन अभी ताजा ताजा खत्म किए, सब बेसिक कंसेप्ट हमने ताजा ताजा खत्म किए, इसी मंथ, एक एक महीना भी नहीं हुआ होगा खत्म किए। तो एक क्वेश्चन कराता हूं, इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन,
अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब आपको क्या करना है, इथेन में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ये तो 10th में पढ़ा होगा। इथीन में 2, इथाइन में, और बच्चों बेंजीन में 1.5 होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। शाबाश। बेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर याद है, नहीं याद है? जब रेजोनेंस करवा रहा था तभी तो कह रहा हूं, ऑर्गेनिक तो आपको इतनी आ गई अब। तो इसमें डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है। तो फिर हम क्या कर देते थे उसमें, हम उसके अंदर ऐसे कर देते थे नहीं, दिस इज नोन एज विच बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो हायर द बॉन्ड ऑर्डर, हायर द बॉन्ड, लेसर द बॉन्ड लेंथ। इसके बाद, इसके बाद और सबसे ज्यादा, आओ मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। बॉन्ड ऑर्डर के दम पे बॉन्ड लेंथ निकालना। ये ऑर्डर कौन सा मेरे बच्चों, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। H2O2, O2 एंड O3। ये क्वेश्चन भी जेई नीट में मिल जाएगा आपको। पर कभी कभी स्कूल के टीचर क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रहे होते हैं, वो एमसीक्यू का कोई ना कोई मॉड्यूल उठा के कर रहे होते हैं, क्वेश्चन बैंक से कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन बैंक वाले ये सोचते नहीं है कि सीबीएसई के लेवल का है नहीं है, क्वेश्चन बैंक में डाल देते हैं, वही टीचर उठा के डाल देता है, तो बच्चा फंस जाता है। तो आओ इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, घबराना मत। O3, O3 तो अभी पढ़ा के आया हूं। O3 में ऐसा था ये, तो O3 में डबल बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, तो इसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे, इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कह सकता हूं। तो O3 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, O2 में बॉन्ड ऑर्डर आपको 10th क्लास में रटवा दिया होगा। O2 ये लो, अभी तो लिखा मैंने यहां पर O2 बॉन्ड ऑर्डर 2। अब बात आती है H2O2 की, H2O2 की। H2O2 ना एक्चुअली ये होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसने ये नहीं किया ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। दिस इज H2O2। H2O2 ना ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खुली किताब की तरह स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको दिखाता हूं, किताब दिखा दे, इसलिए खोल के बैठा था इसको। H2O2 ऐसे होता है, ऐसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर मतलब, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर मतलब एच ओ, यहां पे ओ जहां पे बाइंडिंग हो रखी है, H O O, यहां एच, समझ आ गया? H O O, ऐसे खुली किताब की तरह स्ट्रक्चर। थोड़ी किताब ये 90 डिग्री पे होगी ना, थोड़ी खोल दी ना मैंने, 100 टन के आसपास चला गया, ये H2O2 हो गया, क्लियर हो गया। अब बताओ H2O2 में कितना बॉन्ड एंगल, ओ सॉरी कितनी बॉन्ड ऑर्डर, 1 ही तो हो गया। अरे बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है, तो सबके क्या हो गए मेरे बच्चों बताओ। अब हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, फिर इंक्रीजिंग बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ कभी क्वेश्चन आए तो बॉन्ड ऑर्डर के दम पे कर सकते हैं, क्लियर हो गई बात बच्चे। और बताओ ये बच्चा कौन सा पढ़ेगा जिसको H2O2 का स्ट्रक्चर नहीं आता। H2O2 का स्ट्रक्चर 11th में नहीं है, किसी जमाने में हाइड्रोजन चैप्टर हुआ करता था 11th क्लास में, हाइड्रोजन चैप्टर डिलीट कर दिया है, आपकी एनसीईआरटी में होगा पर स्कूल वालों ने पढ़ाया नहीं होगा। इसलिए H2O2 का स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो जेन्युइनली क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, पर क्वेश्चन टीचर पूछ लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलिए बॉन्ड पैरामीटर समझ में आ गए। फिर इसके बाद आता है बॉन्ड एंगल, दो एटम के बीच में, दो ऑर्बिटल के बीच में कितना बॉन्ड एंगल बन रहा है, जो एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड ऑफ डिफरेंट एंगल। तो बॉन्ड एंगल की बात मैं वेस्टफोर्ड थ्योरी में करवा ही दूंगा। चले आगे, डाइपोल मूवमेंट करें, पक्का क्वेश्चन होगा, कंफर्म क्वेश्चन होगा। डाइपोल मूवमेंट शुरू करते हैं। चलिए बैटरी कितनी बड़ी है, चलो डाइपोल मूवमेंट, सिंबल डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, क्यू इंटू, इसके फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाती है। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेटेड बिटवीन टू एटम ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
यानी कि इसका क्या मिलेगा आपको, एक साथ में क्या मिलेगी, एक ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट, एसआई यूनिट में जाओगे तो कूलम मीटर, पर ये सीएम ध्यान से बनाना, बच्चे ये बना देता सीएम, सेंटीमीटर हो जाता, सेंटीमीटर थोड़ा ना इसकी यूनिट। तो कैपिटल सी कूलम मीटर डिस्टेंस के लिए हो गया। इसकी ईएसयू में, सीजीएस में ईएसयू सेंटीमीटर भी होती है, इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट डॉट सेंटीमीटर। इसकी एक और यूनिट होती है डीबाई, और 1 डीबाई का क्या रिलेशन बताया था, 10⁻⁻18 ईएसयू। ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि जो चार्ज सेपरेट होता है वो लगभग लगभग 10⁻10 के ऑर्डर का होता है, और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है वो लगभग लगभग -8 के ऑर्डर का होता है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद 10⁻10 और 8, यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर आता है। जैसे मान लो न्यूमेरिकल करते वक्त किसी की डाइपोल मोमेंट आ रही है 2.3 इंटू 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर, तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, 2.3 सीधा डिवाइड कर देते हैं। हक्कल डिवाइड के नाम से साइंटिस्ट नोबेल प्राइज लिया हुआ इस बंदे ने, काम कमाल कर किया हुआ है। हाँ, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अच्छे से कर जाना। पर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको मॉलिक्यूल की क्या निकालनी आती है, शेप। शेप आती है तो डाइपोल मोमेंट निकाल लो। खैर अभी मैं शेप डायरेक्ट बना लूंगा, वेस्पर थ्योरी में शेप सिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा सर कैसे बना रहे थे। और देखते हैं, जिस मॉलिक्यूल की शेप बनाने के बाद डाइपोल 0 आ जाए, नेट डाइपोल, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो एक मॉलिक्यूल में 4 डाइपोल है, चारों का रिजल्टेंट कुछ तो आएगा ना वेक्टर का। अगर रिजल्टेंट 0 आ गया तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो नॉन पोलर क्या हो जाएगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट 0 ना आए, कुछ तो आए, वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पोलर। कुछ याद आया, ऐसे बताया था, और जरा देखते। जैसे CO2, मेरे बच्चों CO2 ऐसा होता है, तो इट हैज 2 डाइपोल वेक्टर्स equal in magnitude but in opposite direction, cancels out each other, results in 0 dipole moment, and hence it is a non-polar molecule। आंसर ऐसे था। कुछ बच्चे नोट्स खोल के बैठे हैं, वो मैच भी कर रहे हैं, सर आंसर तो ये लिखा हुआ है, जो भी। BCl3, आपको मैं ना काम करूंगा आज, आज आपको मैं मॉलिक्यूल को डायरेक्ट देख के भी सिखा सकता हूं, सिखा के जाऊंगा कि आप देख के बता दो सर पोलर होगा नॉन पोलर होगा, टेंशन मतलब, आज देख के निकालना भी सिखाऊंगा। आज आपको वो भी चीजें सिखाऊंगा जो मैंने सीबीएसई के बैच में नहीं सिखाई आपको। BCl3, BCl3 में वेक्टर किसकी तरफ बनाना होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए मैंने कहा पीरियोडिसिटी पढ़ो। इट हैज 3 डाइपोल वेक्टर्स इक्वल इन magnitude but in cancels out and hence results in 0 dipole moment, which means it is a non-polar molecule। वही रटा रटा क्वेश्चन। BeCl2, ये एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन में है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, और यही एग्जांपल है। आ जाओ, आंसर बोलूं भी ना चलेगा ना, वही सेम आंसर जो CO2 का चल रहा था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मीथेन, एक वेक्टर, सॉरी गलती क्या कर दी बताओ, हाँ जी, कार्बन की तरफ बनना था वेक्टर, 1 2 equal in magnitude, opposite direction, cancels out each other, resulting in 0 dipole moment, makes it non-polar molecule। आपको डायरेक्ट चीज बताऊं बच्चे, अभी मैंने आपको लोन पेयर बॉन्ड पर निकालने सिखाने, दोबारा सिखाऊंगा आज। नॉर्मली हम ये बात उन बच्चों को कहते हैं जिसने सिर्फ MCQ की तैयारी करनी होती है हमसे, सब्जेक्टिव को उनसे कोई मतलब नहीं होता।
आप भी सीख लो इस बात को, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो क्योंकि एमसीक्यू में आपको भी आ सकता है। अगर एटम जिनसे घिरा हुआ है, जिनसे घिरा हुआ है, वो सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे हैं ना। बी के साथ दोनों सीएल एक जैसे, बी के साथ तीनों सीएल एक जैसे, सी के साथ दोनों, और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो फिर एक ही रटा रटा है क्वेश्चन। इन दिस मॉलिक्यूल, जैसे मान लें यहाँ पे 3 है, दे आर 3 डाइपोल बोन डाइपोल वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। 4 है, 4, 6 है, 6 विच कैंसिल्स आउट ईच अदर, रिजल्ट। मतलब अगर इसके पास सारे एटम एक जैसे हैं और इसके पास क्या नहीं है, नॉन पोलर। समझ में आ गया? अगर ये ऐसा है, ऐसा है और लोन पेयर भी है, या ऐसा है और लोन पेयर है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये पोलर हो जाएगा। और दिखाता हूं, जैसे 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 अमोनिया, अमोनिया में एन के पास 3 एच है, तो ये क्या होगा, लोन पेयर हो गया, नहीं हो गया? समझ में आ गया? ये अब पोलर होगा, नॉन पोलर होगा? अब ये पोलर हो गया। आप कहना अच्छा लोन पेयर कैसे निकाला, दोबारा बता दूं? इलेक्ट्रॉन डॉट तो पढ़ा के आया हूं आपको, 5 और 3 8, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ये रहे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अरे 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, 6 और 2 8, एक लोन पेयर। आप कहना इसके अंदर 3 बॉन्ड डाइपोल वेक्टर्स हैं और एक लोन पेयर वेक्टर है, which are equal, which are not equal in magnitude, and hence results in net dipole moment of the molecule, makes the molecule क्या, वाटर में क्या होगा, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, 4, 4 इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड है ना बच्चे, तो 4 बच गए, तो इसके पास 2 लोन पेयर आ गए। मैंने कहा ना जब लोन पेयर आ गया तो इसके पास पोलर होगा, नॉन पोलर हो जाएगा। आपको इसमें 2 बॉन्ड डाइपोल वेक्टर है और 2 लोन पेयर वेक्टर है, कैंसिल नहीं होंगे, नेट रिजल्टेंट डाइपोल आएगा और मॉलिक्यूल क्या बना देगा, पोलर। समझ में आ गया? अब बताओ SF4, SF4 सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, वैलेंस 6 में से 6 है, तो कितने बिजी हैं, 4, एक लोन पेयर हो जाएगा। तो लोन पेयर आ गया, पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया, ये पोलर हो गया। तो लोन पेयर आ गया तो इसको क्या बना दोगे आप, अरे कर लोगे, पोलर नॉन पोलर का निपटा दोगे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट करा दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके पेपर में आया होगा, कौन सा, कौन बताएगा? NH3 और NF3 किसकी डाइपोल ज्यादा? तो आपने कहना है NH3 में 3 बॉन्ड वेक्टर हैं और एक लोन पेयर वेक्टर है, तो इसमें 3 बॉन्ड वेक्टर की डायरेक्शन और लोन पेयर वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। 3 बॉन्ड वेक्टर की डायरेक्शन और लोन पेयर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और रिजल्ट करेगा हायर डाइपोल मोमेंट। पर NF3 में 3 बॉन्ड वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम नाइट्रोजन है, उल्टी होगी डायरेक्शन, और लोन पेयर वेक्टर की डायरेक्शन तो और उल्टी होगी। आप सोचो ना, इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, ऊपर वाले से कुछ तो कैंसिल होगा, तो इसका रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, कम आएगा, कम आएगा, तो इसकी डाइपोल से कम होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस इसमें इतना कह देना, NH3 में 3 बॉन्ड वेक्टर्स आर टुवर्ड्स नाइट्रोजन, देयर रिजल्टेंट adds up with the lone pair vector and results in higher dipole moment, whereas in NF3 3 bond vectors are away from nitrogen and their resultant is subtracted from lone pair vector and hence results in lesser dipole moment। आया था बच्चों आपके पेपर में, चांस दोबारा आने का, छोड़ के मत जाना इसको। आगे बढ़ते हैं।
देखिए देखिए, अब आती है बात वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूं वेस्पर थ्योरी की, फिर लोन पेयर बॉन्ड पर निकालने भी सिखा दूंगा और फिर शेप निकालना भी सिखा दूंगा। पर शायद हो सकता है आपको ये क्विक रिवीजन इनसफिशिएंट लगे, तो सलाह दूंगा वेस्पर थ्योरी का लेक्चर पूरा देखो। और आप जिन्होंने लेक्चर देखा उनको पता है इसके ऊपर 2 लेक्चर हैं, पूरे 1-1 घंटे के 2 लेक्चर हैं, वो मैं 10 मिनट में कराने वाला हूँ, 15 मिनट में करा दूंगा। तो स्पीड ज्यादा लगे तो लेक्चर देखना, इसको हल्के से मत लेना क्योंकि 12th में बहुत काम आएगा ये। आगे देखते हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में आपने अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर का केस करना है तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस को हमेशा लीनियर बनाना है। क्या बनाना है? अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो इसमें पहला केस तो ये बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 120 डिग्री पे लगा देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। पर इसके अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक लोन पेयर आ गया तो फिर ऐसी शेप बना देंगे, एक की जगह लोन पेयर बना देना। पर मैं बच्चों को सलाह कैसे देता हूं, मैं कहता हूं कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आए, बनाना पहले यही, और 3 में से एक लोन पेयर बिठाना है तो किसी एक को उठा के आप लोन पेयर बना देना। यानी कि इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर और इसकी हो जाएगी वी बेंट या एंगुलर। समझ में आ गई मेरी बात बच्चों? अब मेन केसेस याद कर लो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो 2 मिनट का काम है निकालना। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 ये सब लॉजिक के साथ पढ़ा रखे हैं बच्चों मैंने, अब सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में आपने टेट्राहेड्रल बनाना है। क्या बनाना है? अब मैं जब आपका चेक कर रहा था ना आपके टेस्ट केमिकल बॉन्डिंग के, आप ऐसी शेप बना के आ रहे थे, ऐसे बेवकूफी वाले काम मत किया करो, एटम तो दिखाया करो। अब मान लो इसके अंदर 4 के 4 ही बॉन्ड पेयर हैं, 4 के 4 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। पर इसके अंदर एक लोन पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर आ गए, तो पहले बच्चा क्या बनाएगा? पहले तो टेट्राहेड्रल बनाएगा, फिर वो एक को हटा के लोन पेयर दिखाएगा और शेप को लिख देगा पिरामिडल। शेप को क्या लिख देगा मेरे बच्चों? पिरामिडल। पर अगर उसको 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर आ गए, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर आ गए, पर पहले 2 और 2 4 से बनाएगा तो पहले यही, फिर वो किसी 2 को हटा के उनकी जगह लोन पेयर लगा देगा और शेप हो जाएगी इसके अंदर भी बेंट वी या एंगुलर। बस इसके बेंट वी एंगुलर, इसके बेंट वी एंगुलर में 2 अंतर है। पहला, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है। दूसरा, ये एंगल 120 डिग्री से कम हुआ है, ये एंगल 120 डिग्री से कम हुआ है और ये एंगल कम हुआ है 109 डिग्री 28 मिनट से, तो ये काफी हद तक गिर जाता है। बस ये अंतर है। क्लियर होगी बात? अब बात आती है सबसे फेवरेट केस मेरा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का सबसे फेवरेट केस, और यही आता है एग्जाम में क्योंकि यहां बच्चा फंसता है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में मैंने आपको सिखाया था, बच्चा पहले बनाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मेरे बच्चों, इसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं ये छोटे होते हैं बच्चे, और जो ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये लॉन्गर होते हैं। ऐसा क्यों? बहुत एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल। इसको कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स और इसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। मेरे बच्चों, जो पिंक वाले बॉन्ड दिखाए हैं दे आर एट 90 डिग्री टू 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं दे आर एट 120 डिग्री टू ईच अदर। So which bond will experience more repulsion?
The bond which is at lesser angle will experience more electronic repulsion, and the bond which will experience more electronic repulsion, that electron cloud will move away from the particular atom and will increase the bond length. Bond length तो बढ़ा देगा वो. So equatorial bonds are at an angle of 120 degree to each other, whereas axial bonds are at an angle of 90 degree to three equatorial bonds, and hence equatorial bonds experience more electronic repulsion than the equatorial bonds. गलत था? Sorry, axial bonds experience more repulsion than the equatorial bonds and hence become longer than equatorial bonds. Axial bonds. कर लेना अच्छे से. एक बात. दूसरी बात, मेरे बच्चों, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस आ गया, ये नहीं याद करना लोन पेयर कहां आता है, ये याद करना लोन पेयर कहां नहीं आता है. कभी गलती नहीं करोगे. इस केस के अंदर लोन पेयर जहां मर्जी दिखाओ. 4 के केस के अंदर लोन पेयर जहां मर्जी दिखाओ, पर 5 का केस आ गया, लोन पेयर एक्सियल पे मत दिखाओ. याद ऐसी करना है कि मुझको अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस आया तो लोन पेयर कहां नहीं दिखाना. ये बात घर जाके 10 बार बोलना, तब याद रहेगी. आ जाओ. मान लो 5 में से 4 बॉन्ड पेयर आ गए और एक, तो बच्चा सबसे पहले 4 और 1 5 करेगा. 4 और 1 5 करके सबसे पहले बच्चा तो ये बनाएगा. और ये मैं टेस्ट में देख रहा था, मैक्सिमम बच्चे ये डॉटेड नहीं बनाते थे. मैक्सिमम बच्चे डॉटेड नहीं बनाते थे, प्लीज इस बात को करना. और कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाते थे, ऐसे राइट एंगल. ऐसे नहीं बनाना. कुछ बच्चे ऐसे बना रहे थे, ये भी गलत है. जैसे मैंने बनाया भाई ऐसे बनाना है. चल आ जाओ. अब 5 का केस बना दिया. लोन पेयर कहां नहीं दिखाना, बस ये दिमाग में रखना. एक लोन पेयर आया, इसको हटा दो. लो जी, तो बन जा भाई लोन पेयर. इस शेप को कहते हैं सीसॉ शेप. सीसॉ शेप. अगर 3 बॉन्ड पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? 3 और 2 5. सबसे पहले बच्चा क्या बनाएगा? 5 का केस जो सिखाया है बना दिया. अब 5 का केस बनाने के बाद 2 लोन पेयर बिठानी है, पर बच्चों को याद आएगी कि इसके अंदर लोन पेयर ऊपर नीचे नहीं बिठाना. तो आप एक लोन पेयर इसको बना दो, एक लोन पेयर इसको बना दो. शेप टी मत लिखना, शेप बेंट टी लिखना, क्योंकि थोड़ा ये इसको मोड़ देना, थोड़ा ये, तो थोड़ा सा इसको मोड़ देना भाई, थोड़ा सा, ज्यादा मत कर देना. अगर 2 बॉन्ड पेयर आए और 3 लोन पेयर आए, तो सबसे पहले बच्चा डायरेक्ट नहीं करेगा. 3 और 2 5 का केस बना के पहले बच्चा वही शेप बनाएगा जो उसको सिखाई गई है, ऐसे. फिर वो क्या करेगा? अच्छा 5 का केस सर ने कहा था लोन पेयर एक्सियल पे नहीं दिखाने. चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, एक्सियल पे नहीं आएंगे. तो एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया. अब शेप क्या होगी मेरे बच्चों? लीनियर शेप हो जाएगी. चलो आगे बढ़ते हैं. और लास्ट केस 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का. 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपने क्या दिखाना है? ऑक्टाहेड्रल. ये दिखाना जो मैं बनाता हूं, आप में से कई बच्चे टेस्ट में नहीं बना रहे थे. ये ऑक्टाहेड्रल शेप. ऑक्टाहेड्रल इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसमें 6 बॉन्ड हैं. ऑक्टाहेड्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 8 फेस हैं. कितने फेस हैं? 8. आओ देखते हैं. ऑक्टाहेड्रल, इसके अंदर 2 ही केस हैं और आगे 5 बॉन्ड पेयर और एक, टोटल कितना? पहले 6 का केस बनाना जो सिखाया है. 6 का केस हो गया. अब एक लोन पेयर या ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ, इसमें कोई पंगा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इसमें सारे 90 डिग्री हैं. इसमें कोई इशू नहीं है. उसमें इशू था, उसमें 120 भी था, उसमें 90 भी था, इसमें सारे 90 हैं. तो इसमें एक लोन पेयर है तो ऊपर, 2 लोन पेयर है तो ऊपर नीचे. लो भाई, चल भाई लोन पेयर. ये बीच की लाइन इरेज कर देना, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए बना देता हूं. इस शेप को कहते हैं, और एटम नहीं बना रहे थे आप लोग, मैं बार बार इस बात के लिए डांट रहा हूं,
टेस्ट में भी डांटा था। स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल। एक्चुअली इसके अंदर ना ये लोन पेयर इन चारों को दबा देता थोड़ा सा, इसके अंदर वो इसके साथ 90 डिग्री पे नहीं रहती, पढ़ाया था तो बताया था। अब 4 बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर भाई, पहले 4 और 2 बच्चा क्या करेगा, 6, 6 में बच्चा क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। और मैंने अभी बताया 2 लोन पेयर आगे तो एक ऊपर दिखा दियो और एक, लो जी शेप का नाम स्क्वायर प्लेनर। देखो हाइब्रिडेशन का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पर मैं एक वो क्वेश्चन की तैयारी अभी बातों बातों में सिखा देता हूं कि अगर आपको आए कि फलाना मॉलिक्यूल है, उसकी शेप और हाइब्रिडेशन दो, शेप और, एक बात याद रखना, जब भी आपका टीचर ये कहे गिव द शेप, तो शेप ड्रॉ करनी होती है, शेप का नाम तो लिखना ही लिखना है, शेप ड्रॉ भी पेन से बना दो, कौन रोक रहा है आपको। 11 क्लास में पेंसिल का भी काम नहीं है, लेके भी मत जाना पेपर में, पेंसिल बनाना खुद कौन मना कर रहा है आपको। गिव द शेप मतलब शेप बनानी भी है, शेप का नाम भी लिखना है। पर कभी कभी टीचर ऐसे पूछता है गिव द हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हाइब्रिडेशन वो बच्चा आराम से दे सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने आते हैं। कैसे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 sp, 3 है sp2, 4 हैं sp3, 5 हैं, अब 5 sp में तो 3 ही होते हैं, फिर d आ जाता है, तो क्या हो जाएगा sp3, 6 हैं sp3, समझ आ गया, 7 है, हालांकि जरूरत नहीं है sp3, बस क्या रह गया आपको निकाल के सिखाना, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन पेयर। शुरू करें, आसान है, पर इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना वो बच्चा सुनना शुरू करे जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं आते तो मैं सलाह दूंगा वीडियो को पॉज करे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने सीखे, फिर मेरे इस टॉपिक में आ जाए तो समझ में आ जाएगा, ये तो समझ कुछ नहीं आना उसको। जैसे मान लो आपको आया PCl5 का, आपने क्या करना है, P ग्रुप नंबर 15-10, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, P के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, ऐसे करना, ऐसे कर लो। यहाँ 15 नंबर होता है, तो 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर था, उसमें वैलेंसी निकालनी आती थी ना, तो 285 करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन P, सामने कौन है, हेलोजन है, Cl 5 है तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन खा जाएंगे, 5, 6 और 5 के 5 खा गए, कोई P का इलेक्ट्रॉन बचा, नो लोन पेयर, नो, समझ आ गया कितना आसान है। अब P को छुपाओ, P को छुपाओ, कितने Cl दिख रहे हैं आपको, तो 5 टोटल, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, आपको कहता है ना इसकी हाइब्रिडेशन 2, एक्सप्लेन नहीं कह रहा, कह रहा इसकी गिव द हाइब्रिडाइजेशन, गिव में गिव करना होता है, बस क्या लिख दो sp3 एंड आल्सो गिव द शेप। तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेप सिखाई तो मैंने, p पहले ट्रायंगल बनाना, डॉट से जोड़ना ताकि ये प्लेन बन जाए, ये लो हो गया, शेप का नाम ट्राइगोनल बाई, कितना आसान कुछ। अब जैसे आपको कहता है PCl3 का दो, अब P के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चों, 5, 5 में से कितने बीसी हैं, 3, कितने बच गए, वो बन गया लोन पेयर, तो ये एक लोन पेयर माना जाएगा। बच्चे इलेक्ट्रॉन 2 है, पेयर तो एक ही है ना, P को छुपाओ, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, P को छुपा लो तो 3 Cl है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, तो अगर आपको कहते हैं इसकी हाइब्रिडेशन 2 तो हो गया आंसर sp3। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या निकालना सिखाया मैंने आपको, ये टेट्राहेड्रल। अब इनमें से एक क्या बनाना है, लोन पेयर तो इसमें कहीं भी दिखा सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ले भाई, शेप का नाम क्या हो जाएगा,
पिरामिडल, क्या मुश्किल है मेरे बच्चों। अमोनिया का आ गया। अमोनिया में एन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 कैसे? एटॉमिक नंबर 7, 2,5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं तो ग्रुप नंबर 15 से माइनस कर दो 10। 5 में से 3 बिजी है तो कितना रह गया? एक लोन पेयर। तो एक एन को छुपाओ तो 3, टोटल 4 में हाइब्रिडेशन। 4 में बनता क्या है? एन को बीच में दिखाओ, एक लोन पेयर जहां दिल करता दिखा दो। वैसे नॉर्मली बच्चे ऊपर ही दिखाते हैं, हम भी ये दिखा देंगे। शेप वाटर, ओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 कैसे? नंबर 8 है ना, 2,6 बैलेंस। 6 में से कितने बिजी हैं? कितने बच गए? तो इसके पास लोन पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर ओ को छुपाओ, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4 में है। अगर पूछे तो एस पी टेट्राहेड्रल बनाओ, ओ को दिखाओ और 2 क्या दिखा दो? बेंट एंगुलर वी शेप। कितना इजी है। और वैसे ही मैं आपको सिखा रहा था, अगर ओ के पास लोन पेयर आ गया तो मॉलिक्यूल पोलर निकलेगा, नॉन पोलर निकलेगा? मॉलिक्यूल पोलर निकलेगा। एन के पास लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया, पोलर। लोन पेयर नहीं है, SF4। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,6। वैसे ग्रुप 16 में से 10 माइनस करो, ज्यादा सुखी रहोगे। 6 में से कितने बिजी हैं? 4। 4 बिजी हैं तो एक सल्फर को छुपाओ तो 4, टोटल 5 में। अगर पूछे तो, और 5 में बनाना क्या सिखाया था? पहले तो बनाओ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जो सिखाया पहले वो बना दो। अब एक लोन पेयर मैंने क्या बताया, इस शेप के अंदर लोन पेयर ऊपर नीचे नहीं आएगा। ले भाई, एक लोन पेयर ये आ गया, शेप का नाम क्या हो जाएगा? सीसॉ शेप। BrF3, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। ग्रुप नंबर 17 का है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटिन। 17 में से 10 माइनस करो, 7। 7 में से कितने बिजी? 3। बचे कितने? तो लोन पेयर आपको दिख गए होंगे 2, बॉन्ड पेयर दिख गए होंगे आपको, और इलेक्ट्रॉन पेयर दिख गए होंगे आपको। अब 5 है तो हाइब्रिडेशन क्या लिख दोगे इसकी, अगर पूछे तो? और ब्रोमीन है, सबसे पहले आपने क्या बनाया? ट्राइगोनल। हालांकि आप मेरे वीडियो लेक्चर में जाओगे, अच्छा पहले मैं बताता हूं, पहले लोन पेयर 2 फिट कर दो इसके। तो अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर में जाओगे ना, उसमें मैंने लोन पेयर बॉन्ड पेयर किसी और तरीके से सिखा रखा है। कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे यहां पे क्लास में ना रहा हो, जिसने वीडियो लेक्चर से पढ़ा हो? वहां दूसरे तरीके से कराया होगा। 8 से डिवाइड करना, ये समझ में आ गया? ऐसे कर ले। शायद मैंने ये क्लास रिकॉर्ड करके तो डाली थी, ये भी डाली हुई है, दोनों से करा रखा है, जिससे अच्छा लगे कर लो। एक्चुअली क्या है, वो 8 से डिवाइड करने वाला मेथड थोड़ा लंबा है, ये ओरली हो जाता है। और कुछ डिफरेंट केस करा दूं, ये तंग करेंगे आपको। जैनन तो बच्चा बच्चा जानता है, गई 5% है। तो ये काम करेंगे, क्योंकि क्लास अभी ऑफ हो जाएगी, ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास तो कल है ही है। कल कितने बजे है? अच्छा कल संडे, कल क्लास नहीं है। मंडे को पता ना टाइम क्या आपका, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का टाइम अलग है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग बचा हुआ करा दूंगा। अब इसमें क्या बचा हुआ रह गया? हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन करनी है, इथेन इथीन इथाइन MOT करानी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मंडे को करेंगे। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो। व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा।